स्प्लिट जीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे शार्प रॉबर्ट, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। स्प्लिट जीन का कंसेप्ट एक बार बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना कि ये केवल और केवल यूकेरियोट्स के लिए अप्लाई होता है। ये केवल यूकेरियोट्स के अंदर रिप्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट के अंदर स्प्लिट जीन नहीं होती। अभी तक जो मैकेनिज्म हम पढ़ते आ रहे हैं वो प्रोकैरियोट होती थी, लेकिन स्प्लिट जीन का कंसेप्ट ये स्पेशल फॉर यूकेरियोट्स है। स्प्लिट जीन होती क्या है? फंक्शनल पार्ट के बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट का आ जाना। जैसे बच्चों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए ये बच्चों इस तरह से यहाँ पर समझाने के लिए ये फंक्शनल पार्ट लिया, ये फंक्शनल है और ये भी फंक्शनल है, ये फंक्शनल पार्ट था। अब इसके बीच में यहाँ पर कुछ नया पार्ट इंट्रोड्यूस कर दे, तो नया पार्ट इंट्रोड्यूस करोगे तो ये फंक्शनल, इन फंक्शनल के बीच में, इनके बीच में अब कुछ नया पार्ट आ गया, और यहाँ पर जो अब नया पार्ट आया समझाने के लिए कि ये आ गया नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल के बीच में नॉन फंक्शनल आ गया तो फंक्शनल पार्ट क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। इसी को कहा जाता है स्प्लिट जीन। समझ में आया? फंक्शनल के बीच में नॉन फंक्शनल का आ जाना यही स्प्लिट जीन कहलाता है। अच्छा, ये बच्चों आपको समझाने के लिए स्प्लिट जीन रोकी है, जिसमें फंक्शनल पार्ट है और बीच में कैसा पार्ट आ गया? नॉन फंक्शनल पार्ट आ गया। ये बच्चों डीएनए के अंदर बात करें कि डीएनए के अंदर कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट है। नॉन फंक्शनल से मतलब ये होता है कि जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल बेकार है, इसके पास प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसी को कहा गया नॉन फंक्शनल पार्ट। तो फंक्शनल के बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अच्छा, जब यहाँ पर इस डीएनए से आरएनए बनता है, तो जब आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो इससे जब आरएनए बनेगा तो ये यहाँ पर इस तरह से आरएनए का डेवलपमेंट हुआ। आरएनए बना तो आरएनए बनाने की ये जो प्रोसेस यहाँ पर होगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे बच्चों यही ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना। अब इस आरएनए में फंक्शनल पार्ट से जो पार्ट डेवलप हुआ, फंक्शन से जो पार्ट बना वो एक्जेक्टली कहलाता है एक्सॉन। फंक्शन से जो बना वो एक्सॉन, नॉन फंक्शन से बना वो इंट्रॉन। इसी तरह से फंक्शनल पार्ट से जो बना फिर से एक्सॉन। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फंक्शनल पार्ट से जो डेवलप होगा वो एक्सॉन कहलाता है और नॉन फंक्शन से जो बना वो इंट्रॉन। इस इंट्रॉन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये काम का पार्ट है, एक्सॉन काम का पार्ट है, इंट्रॉन किसी बिना फंक्शन वाला पार्ट है, किसी काम का पार्ट नहीं है। अब ये जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बना, इसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, दोनों है, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, तो ऐसे आरएनए को नाम दिया जाता है एचएनआरएनए। एचएन का मतलब होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एच का मतलब हेट्रोजीनस, एन का मतलब न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। कभी आपसे पूछे हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए किसको कहते हैं, तो ऐसा आरएनए जिसमें एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन हो, ऐसे आरएनए को हम एचएनआरएनए कहते हैं। अब तो ये जो एचएनआरएनए बना है, इस एचएनआरएनए की टू प्रॉब्लम्स होती है। इसकी यहाँ पर टू प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम होती है कि ये अनस्टेबल है। बात आती है अनस्टेबल क्यों है, या अनस्टेबल है तो क्यों है? ये अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसके 5 डेश एंड और इसके 3 डेश एंड दोनों तरफ 5 डेश और 3 डेश यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस इसको आसानी से कट कर देता है। मतलब यहाँ पे ये एक्सोन्यूक्लियस आया, इसने इसको यहाँ से कट कर दिया, एंड से काट दिया। इधर भी यहाँ पर भी एक्सोन्यूक्लियस आता है और ये भी एंड से कट कर देता है। तो ये एंड से काट देता है, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस दोनों एंड को आसानी से काटता जाता है, जल्दी जल्दी टूट जाता है, तो ये अनस्टेबल होता है। दूसरी इसके अंदर भी प्रॉब्लम है, कंटेन इंट्रॉन्स। आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। यानी टू प्रॉब्लम है, एक तो अनस्टेबल है और दूसरा इंट्रॉन है। अब इस एचएनआरएनए की दोनों प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, मतलब इसको अनस्टेबल से स्टेबल भी बनाना है और इसके इंट्रॉन को यहाँ से रिमूव भी करना है, हटाना भी है। सबसे पहले इसको स्टेबलाइज करते हैं, तो पहला पार्ट यहाँ पे आता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि इसको कैसे भी करके स्टेबल करें। स्टेबल करने से मतलब ये है कि इस एक्सोन्यूक्लियस से 5 और 3 को बचाना है, प्रोटेक्शन देनी है। अब इसकी प्रोटेक्शन कैसे दी जाए? ये बच्चों हमारे पास एचएनआरएनए था। अब इस एचएनआरएनए पर सबसे पहले 5 डेश एंड पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड यहाँ जोड़ा गया। किससे बचाना है? एक्सोन्यूक्लियस। यहाँ एक्सोन्यूक्लियस काम करता था, इस एक्सोन्यूक्लियस से बचाना है, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जोड़ा गया। नाम बताओ इसका, 7 मिथाइल ग्वानोसिन। कितने फॉस्फेट है? 3, तो ये बन गया 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में 7mg कैप भी कहते हैं। 7mg कैप, ये ऐसा लगता है जैसे कोई कैप लगा रखी है, तो इसी प्रोसेस को यहाँ पर कैपिंग के नाम से जानते हैं। ये कैपिंग हमेशा 5 डेश एंड पर होती है, बहुत ध्यान से समझना। 5 डेश एंड पर प्रोटेक्शन देने के लिए 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को अटैच किया गया और इसको अटैच करने की प्रोसेस को कहा गया ग्वानोसिन है। ग्वानोसिन मतलब है तो ग्वानिन नहीं, लेकिन उसमें 7 पोजीशन पर मिथाइल लगा दिया। नॉर्मली ग्वानिन में मिथाइल नहीं होता, लेकिन इसमें ग्वानिन के साथ यहाँ पर 7 पोजीशन पर ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा रखा होता है। यहाँ पर ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। बात आती है मिथाइल ग्रुप क्यों लगाते हैं? अच्छा, मिथाइल ग्रुप लगाने से फायदा ये होता है कि ये एक्सोन्यूक्लियस इसको पहचान नहीं पाता। जरा सोचना अच्छे से, अगर यहाँ पर केवल ग्वानिन अटैच करते, तो एक्सोन्यूक्लियस आसानी से पहचानता और आसानी से इसको रिमूव कर देता। तो यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस से बचाने के लिए इस 7 मिथाइल को लगाना बहुत जरूरी है। 7 पोजीशन पर मिथाइल को लगाना इसलिए जरूरी है कि एक्सोन्यूक्लियस इसको पहचान नहीं पाएगा, और जब एक्सोन्यूक्लियस इसको पहचान नहीं पाएगा तो हटेगा नहीं, और हटेगा नहीं तो स्टेबल हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, डीएनए आरएनए में नॉर्मली ग्वानिन होता है या 7 मिथाइल ग्वानिन होता है? सोच समझ के आंसर देना। नॉर्मली क्या होता है? ग्वानिन। ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, ये नॉर्मली नहीं होता, तो इसलिए इसको कहा जाता है अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। अनयूजुअल क्यों कहा? क्योंकि ये यूजुअली नहीं मिलता, इसलिए इसको नाम दिया अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। और इस अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने का काम एक स्पेशल एंजाइम ने किया, जिसका नाम ग्वानिल ट्रांसफरेज है। मतलब ग्वानिल 3 को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो 3 को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एडेनिन के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर दिया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, एडेनिन ऐसे बहुत सारे। ये एडेनिन के अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मॉलिक्यूल होते हैं, एक दो भी नहीं। यहाँ पर एडेनिन की एक लंबी सी टेल लगाते हैं, कितने? 200 से 300 मॉलिक्यूल। बात आती है एडेनिन की, यहाँ पर एडेनिन की इतनी लंबी टेल क्यों लगाई? इतनी लंबी टेल लगाने से फायदा ये होता है कि जब यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस इसको काटेगा, और एक्सोन्यूक्लियस जब इसको कट करते करते यहाँ से कट करते करते जब तक यहाँ तक पहुंचेगा, तब तक तो ये अपना काम कर चुका होगा, प्रोटीन बना चुका होगा। अरे बात समझ में? तो यहाँ लंबी टेल इसलिए लगाते हैं ताकि ये एक्सोन्यूक्लियस जब इसको कट करते करते यहाँ तक पहुंचेगा, तब तक ये यहाँ पर अपना काम कर चुका होगा, प्रोटीन बना चुका होगा। बात समझ में? और एडेनिन का आप जानते हैं नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, तो एक्सोन्यूक्लियस तो इस पर वर्क कर सकता है। यहाँ पर एडेनिन की आपको एक टेल देखने को मिली है, इसलिए इसको कहा जाता है पॉली ए टेल। इसको कहेंगे पॉली ए टेल, और इसके टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर से मतलब होता है कि इस एडेनिन का ये जो न्यूक्लियोटाइड अटैच किए गए, इसको अटैच करने में डीएनए का कोई रोल नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पार्ट जो है, ये जो अटैच किया गया, ये तो डीएनए से बना है। आप जानते हैं आरएनए डीएनए से बना है, मतलब ये सब डीएनए से बना है, मतलब ये टेम्पलेट डिपेंड है। लेकिन इन एडेनिन के मॉलिक्यूल को बाद में एक्स्ट्रा अलग से एड किया जाता है, बिना डीएनए के अटैच किया जाता है, इसलिए लिखा जाता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में इसको अटैच किया जाता है। और अटैच करने वाला एंजाइम होता है पॉली ए पॉलीमरेज। पॉली और थी कि इसके अंदर इंट्रॉन्स है, इन इंट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा, और इंट्रॉन्स को हटाने के लिए यहाँ प्रोसेस काम में ली जाती है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग। नाम है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन को रिमूव करना। स्प्लाइसिंग का मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन को हटाना, इसी को स्प्लाइसिंग कहते हैं। के लिए यहाँ बच्चों एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स काम आता है जिसका नाम है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। एक स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स काम आता है। इस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में एसएनआरएनए काम आता है, एसएनआरएनपी यूज होते हैं, और साथ ही साथ सम अदर प्रोटीन यूज किए जाते हैं। एसएनआरएनए, एसएन का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एक बार फिर से, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, क्लियर। एसएनआरपी का स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये बच्चों प्रोटीन है, P4 प्रोटीन। तो ये प्रोटीन होता है, और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल प्रोटीन अटैच होते हैं, और तीनों मिलकर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में 3 चीजें हैं।
SNRNA, याद रखना कौन सा RNA, SNRNA, नेक्स्ट SNRNP एंड सम अदर प्रोटीन्स यहां पे करते हैं और तीनों का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जनरली उस जगह बाइंड करता है जहां पर एक्सॉन इंट्रॉन का जंक्शन है। डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक्सॉन इंट्रॉन का जंक्शन पॉइंट यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर। तो जहां एक्सॉन इंट्रॉन का जंक्शन होता है इसी जंक्शन पर ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड कर जाता है। अच्छा, जब ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है तो इसमें तीन चीजें कौन कौन है बच्चों, SNRNA, SNRNP एंड सम अदर प्रोटीन, तीनों चीज में होती है। सिमिलरली एक्सॉन इंट्रॉन का जंक्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो यहां पर भी ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड कर जाएगा। क्लियर हुआ? इधर भी स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स लगा है, इधर भी स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स लगा है। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के अंदर राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, मतलब ये आरएनए को डिग्रेड कर सकता है। तो ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यहां से आरएनए को कट करता है और यहां से आरएनए को कट करता है, मतलब इस इंट्रॉन वाले पार्ट को और इस इंट्रॉन वाले पार्ट को यहां से कट करके इसको अलग करता है। जैसे ही अलग होंगे तो अलग होने के बाद अब यहां पर इस एक्सॉन को फिर इस एक्सॉन से अटैच कर दिया जाएगा, मतलब एक्सॉन को इस एक्सॉन से, ये दोनों एक्सॉन आपस में अटैच हो जाएंगे और ये इंट्रॉन हट जाएगा, ये इंट्रॉन यहां से हटा दिया जाएगा और एक्सॉन को एक्सॉन से जोड़ेंगे। जोड़ने वाला एंजाइम होता है लाइगेज, और आरएनए को जोड़े तो आरएनए लाइगेज आता है और वही एक्सॉन को एक्सॉन से चिपका देगा। अगर एक्सॉन एक्सॉन चिपक गए तो इंट्रॉन हटेगा और इंट्रॉन को हटाने की प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग। अच्छा, जैसे ये स्प्लाइसिंग होती है अब यहां पर फाइनल जो बनेगा इसके अंदर एक्सॉन एक्सॉन रहेंगे, इंट्रॉन नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं यहां पे बच्चों कोई इंट्रॉन नहीं है, केवल एक्सॉन एक्सॉन है और इधर कैपिंग हो चुकी है और इधर टेलिंग हो चुकी है। अब ये जो फाइनली आरएनए बना, इस आरएनए को कहते हैं, फिर से बात को समझना, इंट्रॉन को हटाना है। इंट्रॉन को हटाने की प्रोसेस का नाम बोलो, स्प्लाइसिंग। याद रखना, स्प्लाइसिंग का मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। बताइए इंट्रॉन को हटाने वाले कॉम्प्लेक्स का नाम, तो कॉम्प्लेक्स का नाम स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा आरएनए होता है, बताओ बच्चों, आरएनए कौन सा है, SNRNA, और प्रोटीन SNRNP एंड एडिशनल प्रोटीन होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स उस जगह बनता है जहां एक्सॉन इंट्रॉन का जंक्शन है। यहां बाइंड हुआ, यहां बाइंड हुआ, पहले इसमें यहां पर से कट लगता है, यहां पर भी कट लगता है, फिर बच्चों यहां पर इसको यहां पर अटैच कर दिया जाता है, फिर इस वाले पार्ट को कट किया था, यहां से कट किया था, फिर यहां पर फाइनली इनको यहां से इसको इस सेट के साथ ज्वाइन कर देते हैं और जब इंट्रॉन हट जाएगा और यही प्रोसेस कहलाती है स्प्लाइसिंग। और फाइनली अब जो आरएनए बना, इस आरएनए को नाम दिया जाता है mRNA। mRNA मैसेंजर आरएनए कह सकते हैं या इसे कई बार मेच्योर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ये जितनी भी बातें हम समझ रहे हैं ये प्रोकैरियोट में होती है, यूकैरियोट किसमें होती है? हाँ, ये सब बातें यूकैरियोट्स में होती है। एक बार नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं आपसे ओरली क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन पूछा गया था स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स अब्सेंट इन स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स अब्सेंट इन, उसमें मैं पहला ऑप्शन देता हूं प्लांट। बताइए बच्चों, प्रेजेंट अब्सेंट, प्लांट में तो प्रेजेंट है क्योंकि यूकैरियोट है। सेकंड ऑप्शन दे दिया इकोलाई, इकोलाई में अब्सेंट होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोट से। थर्ड ऑप्शन दे दिया बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होगा क्योंकि यूकैरियोट से। तो बस इतना याद रखो कि ये प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है, अब्सेंट होता है। ऐसा नीट में क्वेश्चन आ चुका है। कहां की जाती है स्प्लाइसिंग की प्रोसेस? यूकैरियोटिक सेल में स्पेशली की जाती है न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म में नहीं होती। ये सारा काम न्यूक्लियस में होता है। इसको mRNA इधर कर देंगे कैपिंग, इधर कर देंगे टेलिंग ताकि स्टेबल हो जाए, और यही mRNA अब न्यूक्लियस से बाहर आएगा, बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में। तो ये फाइनली साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर इसके ऊपर से राइबोसोम जुड़ेंगे और ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा, फिर बाहर जाकर प्रोटीन बनाएगा। मुझे न्यूक्लियस में हुआ या साइटोप्लाज्म में, तो स्प्लाइसिंग का काम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर स्प्लाइसिंग होती है। देखो क्वेश्चन, न्यूक्लियस से HNRNA बाहर निकलता है या mRNA? न्यूक्लियस से HNRNA बाहर निकलता, कौन निकलता है? mRNA, जो मैच्योर आरएनए था, मॉडिफाइड आरएनए था, वही फाइनली साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाता है। स्प्लिट जीन होती है, स्प्लिट जीन मतलब वही एक्सॉन एक्सॉन के साथ इंट्रॉन भी होंगे, मतलब वही HNRNA बनाती है। अच्छा, मैक्सिमम स्प्लिट जीन है तो मैक्सिमम में HNRNA बनेगा। अब इस HNRNA में से इंट्रॉन हटाना है तो स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी, तो यूकैरियोट में स्प्लाइसिंग होती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं। जीन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन याद करो, पैकेजिंग में जो काम आता है। हिस्टोन प्रोटीन को बनाने वाली जीन उससे डायरेक्ट mRNA नहीं बनता है, मतलब वहां स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है। सेम एज इंटरफेरॉन प्रोटीन, इंटरफेरॉन जो वायरस बचाते हैं, इंटरफेरॉन प्रोटीन की जो जीन होती है ये भी नॉन स्प्लिट जीन होती है, मतलब ये दोनों एक्सेप्शन है। बाकी सारी जीन स्प्लिट है, लेकिन इसको कहा जाए तो इन जीन को हम कह सकते हैं नॉन स्प्लिट है, इनमें स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं होती है। बस एक्सेप्ट आंसर देना, स्प्लिट जीन हो गया नॉन स्प्लिट, तो प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन नहीं होती है। मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन स्प्लिट जीन, ये नॉन स्प्लिट जीन का एग्जांपल होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है और वो है आर्किबैक्टीरिया। क्वेश्चन, आर्किबैक्टीरिया बहुत ही पुराने टाइप का बैक्टीरिया है, कहा जाता है कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है, लेकिन इस आर्किबैक्टीरिया के अंदर स्प्लाइसिंग होती है, मतलब आर्किबैक्टीरिया की जो जीन होती है वो स्प्लिट होती है। ये एक्सेप्शन प्रिमिटिव फीचर होता है, एंशिएंट फीचर है, पुराना फीचर होता है। क्यों इसको प्रिमिटिव फीचर कहा गया? क्योंकि ये आर्किबैक्टीरिया से चली आ रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रिमिटिव फीचर होता है। क्लियर? अच्छा, जैसे अपनी सेल में स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होते ही हमें एक तरह से आर्किबैक्टीरिया की याद आने लग जाती है। अपनी सेल में जैसे स्प्लाइसिंग हुई हमें याद आता है आर्किबैक्टीरिया, तो आर्किबैक्टीरिया से शुरू हुई थी, तो आर्किबैक्टीरिया की याद आने लग जाती है। तो स्प्लाइसिंग का होना ये रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी को शो करता है। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एनसीईआरटी बोर्ड की लाइन मिलेगी आपको। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी का मतलब होता है रिमेंबर ऑफ पास्ट, पास्ट की याद दिलाता है। और किसकी याद दिलाता है? आर्किबैक्टीरिया। जैसी सेल में स्प्लाइसिंग हुई, आज के टाइम पे स्प्लाइसिंग हुई, आर्किबैक्टीरिया की याद आ जाती है, तो ये पुराने जमाने की याद दिलाता है। इसलिए एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा लिखा है रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। अच्छा, ये जो स्प्लाइसिंग होता है ये आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी को शो करता है, मतलब स्टार्टिंग में जो वर्ड बना था आरएनए वर्ल्ड, ये हमें स्प्लाइसिंग से भी पता चलता है। आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी कई बातों से पता चलती है, उसमें एक पॉइंट यहां पर स्प्लाइसिंग भी होता है। क्लियर? तो स्प्लाइसिंग का होना कौन से वर्ड क्या दिलाता है? आरएनए वर्ल्ड। ये पूछा जाता है स्प्लाइसिंग का होना किसकी याद दिलाएगा? तो आरएनए वर्ल्ड, क्योंकि पुराने जमाने से चला आ रहा है। ये जो इसके स्पेशल पॉइंट जितने भी आपको बताएगा ये सब याद रखना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्प्लिट जीन स्प्लाइसिंग का काम यूकैरियोट में कहां होता है? ये बच्चों आरएनए है और ये डीएनए। कंपेयर करते हैं आरएनए, आरएनए का फर्स्ट फंक्शन होता है कि एंजाइम की तरह काम करता है। जानते हो राइबोसोम, वही 23S आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है। आरएनए था एंजाइम का काम करता है, तो आरएनए एंजाइम का काम करता है। और आप सभी जानते हैं एंजाइम सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन को कराते हैं, मतलब इसी का अल्टीमेटली रोल मेटाबॉलिज्म है। अभी आपसे पूछे आरएनए हेल्प इन मेटाबॉलिज्म? यस, क्योंकि आरएनए एंजाइम की तरह काम करेगा तो मेटाबॉलिज्म तो कर ही सकता है। साथ ही साथ आरएनए का एक बड़ा अच्छा रोल होता है स्प्लाइसिंग। आप बताओ कौन सा आरएनए स्प्लाइसिंग करता है? नाम बताओ उसका। SNRNA, अभी हमने पढ़ा SNRNA जो होता है वो स्प्लाइसिंग भी कर सकता है, तो स्प्लाइसिंग में भी इसका रोल होता है। आरएनए का अगला रोल होता है एडाप्टर। कौन सा आरएनए एडाप्टर है? टीआरएनए। टीआरएनए को हम एडाप्टर आरएनए कहते हैं, अमीनो एसिड को कैरी करके ले जाता है। आरएनए का अगला रोल होता है राइबोसोम बनाना। कौन सा आरएनए राइबोसोम बनाता है? आरआरएनए। आरआरएनए का फंक्शन होता है राइबोसोम बनाना। आरएनए प्रोटीन बनाता है, एमआरएनए पर प्रोटीन बनाने का मैसेज होता है, तो प्रोटीन आरएनए भी बन सकता है, क्योंकि कुछ वायरस के अंदर ऐसा देखा गया है कि वहां पे आरएनए से आरएनए बनता है, रेप्लिकेशन होता है आरएनए का। आरएनए से बच्चों डीएनए भी बनता है, उल्टा काम भी होता है। एक प्रोसेस हम समझेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसके अंदर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं कहूं आरएनए तो कई फंक्शन करता है। आरएनए एंजाइम का काम करता है, स्प्लाइसिंग में इसका रोल है, एडाप्टर का काम करेगा, राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आरएनए से आरएनए बनाता है, डीएनए बनाता है, तो इसके मल्टीपल फंक्शन है। अब यही बात हम डीएनए पर अप्लाई करें कि डीएनए क्या क्या कर सकता है। बताना बच्चों, डीएनए एंजाइम का काम नहीं कर सकता, स्प्लाइसिंग नहीं कर सकता, क्योंकि स्प्लाइसिंग में डीएनए का कोई रोल नहीं है। अच्छा, एडाप्टर की तरह काम नहीं करता, राइबोसोम नहीं बनाता, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता। डायरेक्ट तो बनानी थी, डीएनए को अगर प्रोटीन बनाना है तो आरएनए पे डिपेंड होना पड़ता है, डायरेक्ट बनाते नहीं है। हाँ, डीएनए यहां पर आरएनए जरूर बना सकता है, डीएनए यहां पर आरएनए जरूर बना सकता है, और डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। यानी डीएनए यहां पर केवल दो फंक्शन कर रहा है, क्योंकि आरएनए तो कई फंक्शन कर रहा है। तो याद रखना, सेल में आपसे पूछा जाए मोर फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो आरएनए यही सेल के ज्यादातर फंक्शन को परफॉर्म कराता है, यही प्रोटीन बनाता है, यही मेटाबॉलिज्म कराता है, कई तरह के फंक्शन कर सकता है।
इवोल्यूशन के टाइम पर इतने बायोमोलिक्यूल नहीं थे, बायोमोलिक्यूल बहुत कम थे। उस टाइम सेल को कम से कम बायोमोलिक्यूल से सारे फंक्शन कराने थे, कम बायोमोलिक्यूल से बहुत सारे काम कराने थे, और आरएनए काम कर सकता है। आरएनए कैटलिस्ट का काम कर सकता है, आरएनए खुद अपनी कॉपी बना सकता है, आरएनए प्रोटीन बना सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है। तो सेल ने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले आरएनए को ही बनाया होगा, इसलिए आरएनए को कहा जाता है आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। मतलब अर्थ पे सबसे पहले किसको बनाया होगा? आरएनए को बनाया होगा। कैसे आपको पता चला कि आरएनए पहले बना होगा? क्योंकि ये कई फंक्शन कर सकता है। अच्छा, यहां आपको समझाने के लिए कुछ और सेल मतलब जब इवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम की सेल लेते हैं, उस टाइम दिमाग लगाओ। हाँ, इन ओल्ड सेल में सबसे पहले क्या बना होगा? आरएनए, क्योंकि आरएनए कई काम कर रखा है। तो इन सेल ने सोचा कि आरएनए इतने काम कर सकता है तो क्यों ना पहले उसको बनाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आरएनए बना, इस सेल में भी आरएनए बना, इस सेल में भी आरएनए बना, मतलब सारी सेल में आरएनए था। उस जमाने की सेल में डीएनए का नाम ही नहीं था, मतलब अर्थ पर सबसे पहले आरएनए को बनाया गया था, क्योंकि बहुत सारे काम कर रहा था। तो यहाँ पे आरएनए कई फंक्शन कर रहा था। हर सेल के अंदर उस टाइम आरएनए नहीं दिखता था, डीएनए का नाम ही नहीं था, हर सेल में वहाँ आरएनए नजर आता था। तो उस आरएनए वर्ड, मतलब उस टाइम का वर्ड क्या कहलाता है? आरएनए वर्ड कहलाता है, क्योंकि उस जमाने में केवल आरएनए था, डीएनए का नाम नहीं था। अच्छा, अब इस आरएनए की सेल को प्रॉब्लम पता चली। आरएनए की प्रॉब्लम ये पता चली कि ये आरएनए अनस्टेबल है, जल्दी टूट जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों इसी आरएनए को फिर चेंज करके धीरे धीरे डीएनए को डेवलप किया गया, यानी आरएनए से डीएनए का डेवलपमेंट किया गया। और डीएनए बनाने का पर्पस ये था, डीएनए बनाने का पर्पस ये था कि ये स्टेबल था, जिसमें इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक स्टोर कर सके। अगर बच्चों मैं प्रेजेंट टाइम की सेल में आपसे पूछूं कि डीएनए है या आरएनए, बताओ। आज के टाइम पर आप देखोगे तो दोनों ही सेल प्रेजेंट है। हमारी सेल में बात करें, डीएनए आरएनए दोनों है, और दोनों होना क्यों जरूरी है? अच्छा, आज के टाइम पे डीएनए आ चुका है तो फिर तो आरएनए को उड़ा देना चाहिए था, आरएनए खत्म कर देना चाहिए था। फिर आज के टाइम पे भी आरएनए क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चों आज भी फंक्शन तो सारे आरएनए ही कर रहा है। आरएनए तो एंजाइम का काम कर रहा है, वही प्रोटीन बना रहा है, वही एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करा रहा है। तो आज के टाइम पे भी सारे काम कर तो आरएनए रहा है। डीएनए बस इसलिए रखा गया कि स्टेबल है, जिसमें इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक स्टोर कर सके। तो इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए आज के टाइम पर डीएनए को डेवलप किया गया है। क्लियर? अगर ये स्टेबिलिटी का चक्कर नहीं होता ना बेटे, तो हो सकता है आज भी केवल आरएनए नहीं होता, लेकिन स्टेबल है, इसमें इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक, जेनेटिक कोड कहते हैं इसको। बच्चों आप ऐसे समझो, ये एमआरएनए आपके सामने है, यहां पर मैंने एमआरएनए कोड किया। जेनेटिक कोड का काम है पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करना। आपको सुना, एक कोडोन का काम एक अमीनो एसिड को कोड करना, कोडोन का काम, कोडोन का फंक्शन अमीनो एसिड को कोड करना। बहुत सारे कोडोन को मिला के कहते हैं जेनेटिक कोड, और इन सब से मिलकर फाइनली बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जेनेटिक कोड का काम होता है पूरी होल पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करना। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें भी अभी 4 बचे हुए। हमें तो सारे 20 के 20 कोड करना है, एक भी नहीं बचाना बच्चों, एक भी नहीं बचाना है। तो डबलेट का कंसेप्ट भी गलत होता है। अब चलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर 1 अमीनो एसिड को कोड करे। 3 क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन बेस है 3 के पेयर बनाते हैं। अच्छा, अब लेते हैं ट्रिपलेट का कंसेप्ट, यानी 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करे। ये 1, ये 2, ये 3, इन तीनों ने मिलकर अमीनो एसिड को कोड किया, जैसे मिथ्योनिन को कोड किया। फिर अब यहां देखिएगा 4 की वजह से 3 के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो 4 की पावर 3 टोटल कितने बनेंगे? 64। और अगर ये 64 बनेंगे तो 20 अमीनो एसिड को आसानी से कोड करेंगे। ये 64 है तो 20 को आसानी से कोड करेंगे, और जब सारे कोड हो जाएंगे तो रिमेनिंग अमीनो एसिड 0, रिमेनिंग एक भी नहीं बचेगा, रिमेनिंग 0 हो जाएंगे। और जब एक भी नहीं बचा तो इसका मतलब ये कंसेप्ट सही है। ये गलत है, क्योंकि 16 बच रहे थे, यहां 4 बच रहे थे, यहां एक भी नहीं बचा, मतलब ये सही है। तो बताओ सिंगलेट सही या डबलेट या ट्रिपलेट? आप बताइए। ट्रिपलेट सही होता है। मतलब ट्रिपलेट सही क्यों होता है? क्योंकि इसमें सारे के सारे कोड हो जाते हैं, एक भी नहीं बचता, और एक भी नहीं बचता मतलब यही कंसेप्ट यहां पर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो ये कंसेप्ट सही होता है। क्लियर? ये बात किसने बताई? गेमो ने। गेमो साहब ने सबको बताना चालू किया कि हमने यहां पर मैथमेटिक्स से बता दिया कि एक कोडोन में 3 होना चाहिए। गेमो साहब से कुछ बायोलॉजिस्ट मिले, उन्होंने कहा कि ये जो बात आपने मैथमेटिक्स से समझाई है, इसे आप प्रैक्टिकली प्रूव करके बताओ। मतलब ये बस मैथमेटिक्स नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो ट्रिपलेट लिया। अगर हम टेट्राप्लेट लेते, अगर हम टेट्राप्लेट लेते तो टेट्राप्लेट का मतलब होता 4 नाइट्रोजन बेस कोड 1 अमीनो एसिड। 4 की पावर अगर 4 करे तो ये 256 होंगे, और ये भी तो 20 को कोड कर सकते हैं। यहां पर एक भी नहीं बचा तो ये भी तो सही हो सकता है। यानी अगर हम टेट्राप्लेट लेते तभी तो सही हो सकता है। तो हम कैसे मान ले कि ट्रिपलेट ही सही? गेमो साहब से क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आप कह रहे थे कि ट्रिपलेट सही है, अरे ये तो टेट्राप्लेट, पेंटाप्लेट, हेक्साप्लेट कुछ भी हो सकता है, हम कैसे मान ले कि ये ट्रिपलेट ही सही है? ये जो मैथमेटिक्स आप चला रहे हैं इसको बंद करो और इसको आप प्रैक्टिकली प्रूव करो। बायोलॉजी हर चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ मांगती है, प्रैक्टिकल प्रूफ मांगती है। आप इसको प्रैक्टिकली प्रूव करो, तब जाके हम मानेंगे कि ये बिल्कुल सही है। गेमो साहब इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए, बस उन्होंने मैथमेटिकली बताया, प्रैक्टिकली नहीं समझा पाए थे। और इसी चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए, निरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना साहब। उनको की सेकंड प्रॉपर्टी आती है, और सेकंड प्रॉपर्टी है को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, हो सकते हैं, यानी डिसाइडेड अमीनो एसिड कितने हो सकते हैं? 30। अगर मैं क्वेश्चन में नाइट्रोजन बेस 150 कर देता तो 150 डिवाइड बाय 3 करते तो 50 आ जाते, तो सेम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, ट्रिपलेट होते हैं, ये बात तो हमने पहले भी समझी है, और इसी को हमने प्रूव भी किया था निरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना साहब के एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? जेनेटिक कोड की सेकंड प्रॉपर्टी आती है, और सेकंड प्रॉपर्टी है नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में हम देखें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबके अंदर सेम कोडोन सेम ही अमीनो एसिड को कोड करता है। इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं सबके अंदर सेम कहानी है। सेम कहानी से मतलब सेम कोडोन सेम ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। क्लियर? यानी नियरली इसका मतलब ऑल पॉइंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेम कोडोन कोड सेम अमीनो एसिड। इसको हम एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के अंदर यूयूयू ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, यूयूयू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। अब मेरा क्वेश्चन, प्लांट अगर मैं पूछता प्लांट, तो प्लांट में यूयूयू किसको कोड करेगा? अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी यूयूयू फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। और फिनाइल एलेनिन को क्यों कोड करेगा बच्चों? क्योंकि सब ऑर्गेनिज्म में सेम कहानी होती है। अब मैंने यहां पर एनिमल्स की बात की, एनिमल्स में पूछा तो वहां पर भी यूयूयू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। यानी पूरे यूनिवर्स में एक जैसी बात है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, किसी की भी बात करें सबके अंदर सेम कहानी है। और सेम कहानी है मतलब सेम कोडोन सेम ही अमीनो एसिड को कोड करता है, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा है, इसलिए इसको कहा गया नियरली यूनिवर्सल। अच्छा, नियरली इसलिए लगाया गया है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म में या कुछ कोडोन के केस में एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन से मतलब ये है, यहां पर इसके 2 एक्सेप्शन देखे गए, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के कोडोन्स में और दूसरा सम प्रोटोजोन्स के केस में। अच्छा, इनके केस में कुछ कोडोन में गड़बड़ होती है, सारे नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी यूयूयू फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, प्रोटोजोन्स में भी यूयूयू फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ स्पेशल कोडोन्स में ये गड़बड़ कर सकते हैं। पूछा गया कि नाइट्रोजन बेस, जैसे कोई नाइट्रोजन बेस है, अनाइट्रोजन बेस इज अ कांस्टीट्यूएंट ऑफ ओनली वन कोडोन। एक नाइट्रोजन बेस एक ही कोडोन का पार्ट होना चाहिए, किसी और में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसे भी हम एग्जांपल समझेंगे। इस प्रॉपर्टी का एक एक्सेप्शन आता है सम वायरस में। पहले इस प्रॉपर्टी को नॉर्मली समझे। आपको समझाने के लिए यहां पर ये एमआरएनए ड्रॉ किया है, ये एमआरएनए है। अब इस एमआरएनए पर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कोडोन बनाइए, बना सकते हैं? जब आप कोडोन बनाओगे तो सिंपल सा तरीका, इन 3 के ऐसे पेयर बनाते जाओ, ऐसे 3 के पेयर, फिर यहां पर अगला 3 का पेयर, ऐसे 3 के पेयर बनाओ। अच्छा, नॉर्मल प्रॉपर्टी अपनी नॉन ओवरलैपिंग है, तो नॉन ओवरलैपिंग में जब आप कोडोन बनाओगे तो पहला कोडोन तो यहां पर बन गया एयूजी, इसको बनाना चाहिए। बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, 3 के पेयर बनाते जाओ। तो इन 3 ने मिलकर पहला बनाया एयूजी, फिर नेक्स्ट बन गया सीवीयूए, फिर नेक्स्ट यहां पे थर्ड बन जाएगा जीयूसी।
तो इस गिवन एमआरएनए में टोटल कोडन कितने बन गए 1 2 एंड 3 टोटल 3 बन गए। अच्छा ये जो प्रॉपर्टी आपने फॉलो की नॉन ओवरलैप आपने क्या किया इन तीन को मिलकर एक बना दिया तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट किया इनके बीच में से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अगर यहां बीच में से कहीं से स्टार्ट करते तो ये नाइट्रोजन बेस दो में ओवरलैप कर जाता बात समझ में। तो यहां तक है कि जब आप इसको रीड करें तो कंटीन्यूअस मैनर में रीड करना है कॉन्टिग्यूअस मैनर में रीड करना है मतलब बीच में कोई नाइट्रोजन बेस छूटना नहीं चाहिए बीच में किसी भी तरह का पंक्चुएशन नहीं आना चाहिए कोई कोमा नहीं आना चाहिए नो पंक्चुएशन नो कोमा कंटीन्यूअस उसको रीड करना है और कंटीन्यूअस फ्रेम में रीड करना यही कहलाता है कोमालेस। इनके बाद नेक्स्ट कोडन को इमीडिएटली फॉलो करना है। अच्छा ऐसा नहीं करना कि बीच में किसी नाइट्रोजन बेस को छोड़ दें ये नहीं करना है कंटीन्यूअस उसको रीड करना है क्योंकि आपने किसी नाइट्रोजन बेस को छोड़ दिया या किसी नाइट्रोजन बेस को एक्स्ट्रा कर दिया तो इससे पूरी की पूरी फ्रेम डिफरेंटली हो जाएगी मतलब आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाती है। अब ये कैसे होता है इसको एग्जांपल समझेंगे ज्यादा अच्छा एग्जांपल सही समझ में आता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए बच्चों यहाँ पर ये एमआरएनए क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कोडन बनाइए तो बताइए पहला कोडन जब बनाओगे तो AUG मिलकर बना देंगे तो यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगी गलत हो जाएगा। अब बताओ इन तीन ने मिलकर बना दिया तो नेक्स्ट कहां से चालू करें नेक्स्ट चालू करें सी या सी को छोड़ दे डिलीट कर दिया और अब आपसे कहा कि कोडन बनाइए बना सकते हैं। पहला कोडन बनाओ बच्चों पहला तो वही नॉर्मल AUG रहेगा पहला तो वही AUG। अब ये सी यहाँ पर डिलीट हो चुका है तो जब यहाँ पर अगला बनाओगे तो अगला अब यहाँ यू से स्टार्ट होगा क्योंकि डिलीट कर दिया तो यहाँ पर अगला क्या बनेगा UAG तो सेकंड यहाँ बन जाएगा UAG और थर्ड यहाँ पर इन तीन से मिलकर फिर बनाएंगे कोडन AUG था अभी भी नॉर्मल कोडन पहला वाला तो AUG है क्योंकि पहला तो वही रहा लेकिन पहले दूसरा CUA था अब यहाँ दूसरा UAG आ गया सेम है या चेंज हो गया क्योंकि डिलीट हुआ। अच्छा थर्ड वाला ये था ये चेंज हो गया। अच्छा फोर्थ वाला जो होगा वो चेंज होगा फिफ्थ यहाँ होगा वो चेंज होगा मतलब जहां ये डिलीट हुआ था इससे आगे के सारे चेंज हो जाएंगे मतलब आगे के सब कुछ चेंज होते जाएंगे यानी आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाएगी। किसी भी नाइट्रोजन बेस को यहाँ पर डिलीट नहीं करना है क्योंकि एक भी डिलीट हुआ एक भी लेफ्ट हुआ गलती से भी भूल गए तो आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाएगी जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी डंडर मिस्टेक हो जाती है बात समझ में। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूस रीड करना है बीच में किसी को छोड़ना नहीं है बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं लाना है कोई कॉमा नहीं लाना है क्लियर। अच्छा मान लीजिए हमने थोड़ा समझते हैं इसका डिलीशन नहीं किया इसको सी को तो यहाँ पर ऐसा रहने दिया यहाँ पर ये जो सी था इसको तो ऐसा रहने दिया और इस सी से पहले यहाँ पर इस बार कर दिया एडिशन ऑफ ए इस बार ए को ऐड कर देते मतलब इस सी से पहले यहाँ पर ए को ऐड कर देते बहुत बड़ा मिस्टेक होगा और इसी से एक म्यूटेशन बन जाता है यहाँ एक म्यूटेशन जनरेट हो जाता है इसी को नाम दिया जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों कहते हैं क्योंकि आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाती है तो इसलिए उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। जब बात समझे क्लियर हुई एक बार फिर ध्यान सुनना जब भी आप कोडन बनाए हमेशा कंटीन्यूअस मैनर में रीड करें जैसा टोटल अमीनो एसिड हम जानते हैं 20 है तो ये किसी एक के लिए बना है एक कोडन एक अमीनो एसिड के लिए बना है ये पर्टिकुलर के लिए बना होता है। जैसे इसको समझेगा यूयूयू कोड यूयू कोडन जो है ये कोड करता है ओनली फिनाइलिन यूयू कोड ओनली फिनाइलिन ये यूयूयू केवल इसके लिए बना है। अब मैं आपसे कहूं यूयूयू क्या ये मिथ्योनिन को कोड कर सकता है तो ये बच्चों यहां पर कभी भी मिथ्योनिन को कोड नहीं कर सकता मतलब यूयूयू फिनाइलिन के लिए बना तो उसी को कोड करेगा। सिर्फ तो एक है और कोडन कितने हो गए दो तो एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडन का होना इसी को डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहा जाता है ये डीजेनरेसी। अच्छा एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडन आ जाए तो डीजेनरेसी लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे बोलता यूयूयू ऑलवेज कोड फिनाइलिन ऐसे बोलता तो ये बच्चों वो नॉन एम्बिगुअस प्रॉपर्टी होती मतलब फिनाइलिन के दो कोडन है फिनाइलिन के दो कोडन है तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डीजेनरेसी। यूयूयू हमेशा इसको कोड करता है तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है नॉन एम्बिगुअस मतलब ऐसे रीड करें तो डीजेनरेसी ऐसे रीड करें तो नॉन एम्बिगुअस। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे पुराने जमाने में होता था कि जैसे समझाने के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग के जो टू लेटर होते हैं स्टार्टिंग के टू लेटर ये सेम रहते हैं लगभग सेम ही है ये थर्ड लेटर वेरिएबल होता है। यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग के टू लेटर सेम है ये थर्ड लेटर वेरिएबल होता है तो जनरली ये थर्ड लेटर वेरिएबल होता है इसी को हम कहते हैं वोबल बेस वेरिएबल बेस तो ये थर्ड यहाँ पर वेरी करता है स्टार्टिंग के टू लेटर सेम रहते हैं। यहाँ पे बच्चों से 6 कोडन 3 अमीनो एसिड के कौन कौन से याद रखिएगा ल्यूसीन सेरिन और आर्जिनिन इनके यहाँ 6 कोडन होते हैं। अब होते हैं जैसे एग्जांपल लेते हैं मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन मिथ्योनिन का केवल एक ही कोडन होता है और आप जानते हैं नॉर्मली इसका कोडन AUG होता है एक ही होता है। इसी तरह से ट्रिप्टोफैन इसका भी यहाँ पर केवल एक ही कोडन मिलता है और यहाँ जो इसका कोडन मिलेगा UGG कोडन होता है तो याद रखिएगा।